क्या आपने कभी सुना है कि किसी कंपनी का एक कर्मचारी कंपनी के मालिक से और बड़े बड़े अधिकारियों से 65 करोड़ की फिरौती मांग ले और ये लोग फिरौती देना शुरू भी कर दें, वो भी कैश में। और सुनिए, जिससे फिरौती मांगी गई वो कोई छोटी मोटी दुकान का मालिक नहीं है, बल्कि नोएडा के बड़े बड़े न्यूज चैनलों का मालिक है। मोदी सत्ता का बेहद करीबी चाटुकारों की लिस्ट में नाम बहुत ऊपर आता है। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि भारत का गोदी मीडिया दुनिया के किसी भी अपराध को छोड़ेगा नहीं, सभी अपराधों का आरोपी बनकर रहेगा। अभी हाल ही में अर्नब गोस्वामी को लेकर आरोप लगा कि वो पाकिस्तानियों को पैसे देकर भारत को गाली दिलवाते हैं। और अब नोएडा के एक न्यूज चैनल की जो कहानी सामने आई है, इसमें रंगदारी, फिरौती, यौन उत्पीड़न, धमकी, टॉर्चर जैसी तमाम चीजें हैं। मामला थाने तक पहुंच गया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पिछले 11 सालों में यानी मोदी सत्ता के दौरान गोदी मीडिया के जितने चैनल आए या बहुत तेजी से आगे बढ़े या फिर नए बने जो 24 घंटे चाटुकारिता करते हैं, उनके यहां आए दिन गड़बड़ियों के आरोप सामने क्यों आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि गोदी मीडिया में इस मामले पर चौतरफा सन्नाटा है। सवाल है कि क्या सबके यहां यह कार्यक्रम चल रहा है, इसीलिए सब सन्नाटा मारे बैठे हैं। उधर रूबिका लियाकत और अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 पर 5 करोड़ की मानहानि का मुकदमा ठोका गया है। रूबिका के खिलाफ मंत्रालय ने एक्शन लेने की डिमांड कर दिया है। पूर्व में आईएएस रहे चैनल के मालिक ने गजब के आरोप लगाए हैं। इन सभी मामलों पर बात करेंगे। मामला यौन उत्पीड़न का भी है, वो भी महिला न्यूज एंकर का, यानी ऐसा आरोप लगाकर धमकाकर पैसा वसूली का। गोदी मीडिया के इस शर्मनाक कांड पर विस्तार से बात करेंगे। मसला बेहद गंभीर है, ध्यान से सुनिएगा और कल्पना करिएगा कि जिस मीडिया को देश की जनता की आवाज होनी चाहिए, यानी आपकी आवाज होनी चाहिए, जिस मीडिया को लोकतंत्र का आवाज होना चाहिए, जो अपराध, भ्रष्टाचार जैसी चीजों के खिलाफ होना चाहिए, वो खुद ही इन चीजों में भयंकर तरीके से लिपटा हुआ है। तो इससे देश का कितना भला होगा। वैसे कितना भला हो रहा है वो पिछले दिनों एक विदेशी अखबार ने दिखा दिया और अभी जो हुआ है वो हम दिखाने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। और ये सारे काम बिल्कुल फ्री है, यानी मुफ्त में आप हमारा सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया अब एकदम एक्सपोज हो गया है। चैनलों के भीतर का मवाद बहने लगा है। पत्रकारिता के नाम पर उगाही का धंधा चलाने वाले इंजन आपस में टकराने लगे, क्योंकि चैनलों के भीतर सत्ता से सवाल की बजाय कुछ और ही चल रहा है। भारत 24 की एंकर साजिया निसार और अमर उजाला डिजिटल विंग के एंकर आदर्श झा की गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ब्लैकमेलिंग, रंगदारी और यौन उत्पीड़न की धमकी देने का है। ये पूरा केस न केवल पत्रकारिता की नैतिकता पर सवाल उठाता है, बल्कि ये भी बताता है कि पत्रकारिता के नाम पर सत्ता के संरक्षण में शबाब और कबाब का खेल हो रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि साजिया निसार कौन है, तो जान लीजिए कि ये मोहतरमा वही हैं जो यूक्रेन युद्ध के दौरान जब बेगुनाह मारे जा रहे थे, उस वक्त टीवी स्क्रीन पर नाच के रिपोर्टिंग कर रही थी, कभी हिया कभी हुआ। उसी साजिया निसार ने डांसिंग रिपोर्टिंग के बाद रिपब्लिक टीवी को छोड़ा तो मीडिया किंग कहे जाने वाले जगदीश चंद्रा ने नौकरी पर रख लिया। साजिया से पहले जगदीश चंद्रा ने रूबिका लियाकत को भी हायर किया था, लेकिन शायद वहां नखरे ज्यादा थे, झेल नहीं पाए। करोड़ों के पैकेज पर भारत 24 पहुंची रूबिका का शो TRP में पिट गया। चंद्रा ने दबाव बनाया तो रूबिका ने चैनल में छोड़ दिया। 9 जून 2025 को नोएडा पुलिस ने भारत 24 की एंकर साजिया निसार और अमर उजाला के एंकर आदर्श झा को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ 3 FIR दर्ज की गई है, जिनमें ब्लैकमेलिंग, रंगदारी और यौन उत्पीड़न की धमकी देने जैसे आरोप हैं। न्यूज लॉन्ड्री ने लिखा कि दोनों ने भारत 24 के मालिक जगदीश चंद्रा, कंसल्टिंग एडिटर अनिता हाडा और HR हेड अनु श्रीधर से 65 करोड़ की फिरौती मांगी थी। साजिया ने कथित तौर पर चैनल के कई वरिष्ठ अधिकारियों को दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के झूठे आरोपों में फंसाने की धमकी दी थी। यहीं पर वो सवाल पैदा होता है कि आखिर भारत 24 में चल क्या रहा है। चैनल में ऐसा क्या हो रहा था कि साजिया ने चैनल के मालिक सहित टॉप अधिकारियों को यौन उत्पीड़न की धमकी देना शुरू कर दिया। आखिर साजिया को यह मौका मिला कैसे? क्या चैनल मैनेजमेंट अपने कर्मचारियों के साथ ठीक से पेश आता है या नहीं, या फिर महिला कर्मचारियों का यौन उत्पीड़न होता था? आखिर एक एंकर में इतनी
ताकत कैसे आ गई कि वो चैनल के टॉप अधिकारियों को धमकाने लगी, धमकाकर पैसे वसूलने लगी। इस पूरे मामले में इस एंगल से बात नहीं हो रही है क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं। हर चैनल की यही कहानी है। बात सिर्फ ये हो रही है कि पुलिस ने साजिया के घर से 34 लाख नगद और एक बैंक खाते में 1 करोड़ से अधिक पैसा बरामद किया। साजिया के पास एक लग्जरी कार और करोड़ों का फ्लैट भी है और ये दौलत बताती है कि एक सामान्य न्यूज एंकर के लिए थोड़े समय में इतना कमा लेना आसान तो नहीं है। तो क्या ये कैश ब्लैकमेलिंग का नतीजा था? पुलिस को शक है कि साजिया और आदर्श ने कई लोगों को ब्लैकमेल किया होगा। उनके पास ऑडियो सबूत है जिसमें साजिया ने 65 करोड़ की मांग की है। सवाल यह है कि एक न्यूज एंकर के पास इतनी संपत्ति आई कहां से? क्या यह केवल ब्लैकमेलिंग का नतीजा है या इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट काम कर रहा था? सवालों के घेरे में जगदीश चंद्रा का चैनल भी है कि साजिया को जब नौकरी पर रखा तो सैलरी स्लिप क्यों नहीं मांगी? बाकी कर्मचारियों से तो चैनल वाले हायरिंग में ही बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप मांगते हैं। चैनल के मालिकों ने साजिया से क्यों नहीं पूछा कि इतना रुपया कहां से आया, किसने दिया? भारत 24 को जगदीश चंद्रा ने 2022 में लॉन्च किया था और खुद जगदीश चंद्रा ने न्यूज लॉन्ड्री से कहा है कि साजिया की हरकतों से पूरा स्टाफ परेशान था। मगर सवाल यह है कि क्या चैनल में यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून के तहत आंतरिक शिकायत समिति नहीं थी? अगर ऐसी कमेटी थी तो क्या साजिया ने अपनी शिकायत कमेटी से की थी, और की थी तो क्या एक्शन हुआ? चैनल को यह सब क्लियर करना चाहिए। 2 एंकरों की गिरफ्तारी के बाद जो जानकारी निकलकर सामने आई है उससे क्लियर है कि साजिया ने यौन उत्पीड़न की धमकियों का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया और चैनल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस से शिकायत नहीं की, यानी देरी से की। सवाल उठता है कि क्या चैनल ने जानबूझकर मामले को दबाने की कोशिश की? पॉस कानून के तहत अगर कोई कर्मचारी झूठे आरोप लगाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन भारत 24 ने साजिया के खिलाफ पहले कोई एक्शन नहीं लिया। जब पुलिस से शिकायत की तो मामला हाथ से निकल गया था। सवाल यह भी है कि भारत 24 ने साजिया की सैलरी, उसके घर से मिले कैश और इस मामले की पूरी जानकारी को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? क्या चैनल अपने मालिकों और प्रबंधन की गलतियों को छिपाना चाहता था? जगदीश चंद्रा ने इस मामले में केवल इतना कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, मगर पत्रकार प्रभाकर मिश्र लिखते हैं कि महिला एंकर ने चैनल के सीईओ को झूठे आरोप केस में फंसाने और सुसाइड करने की धमकी दी। इसके बदले में पहले 5 करोड़ मांगे थे, फिर रकम बढ़ाकर 65 करोड़ कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि चैनल ने उगाही की रकम के तौर पर अपने ही कर्मचारी को 2 करोड़ 30 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया था। तो एंकर के घर से मिला कैश यही पैसा था क्या? इस सवाल का जवाब अभी बाकी है। और सबसे जरूरी सवाल यह कि जब महिला एंकर ने चैनल के सीईओ को धमकी दी तब पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की गई? चैनल ने 2 करोड़ 30 लाख की भारी भरकम रकम कैश में क्यों दिया? ऐसी कौन सी बात थी जो चैनल के मालिकों को पुलिस में जाने से रोक रही थी? ये कोई डिजिटल अरेस्ट का मामला तो था नहीं। उगाही की खबर लिखने वाले बस ये नहीं बता पा रहे कि अगर दोनों एंकर रैकेट चला रहे थे तो बाकी के पीड़ित कहां हैं, कहां गायब हो गए? सवाल वही है कि चैनल ने अपने ही एंकर को 2 करोड़ 30 लाख की उगाही क्यों दी? क्लियर है कि मामला वैसा नहीं है जैसा बताया या दिखाया जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है दया, और बहुत कुछ मिसिंग है। वैसे भी भारत 24 के मालिक जगदीश चंद्रा को मोदी कैंप का आदमी कहा जाता है। सत्ता की चाटुकारिता उनका फेवरेट काम है। तो क्या जगदीश चंद्रा को इस बात का एहसास था कि वो मामले को संभाल लेंगे, क्योंकि यूपी में भाजपा का शासन है और मोदी से जगदीश चंद्रा की करीबी बताई जाती है। सवाल ये भी है कि साजिया को इतनी छूट कैसे मिली? क्या चैनल मैनेजमेंट ने उन्हें पहले पैसा दिया या फिर ये कैश किसी बड़े रैकेट का हिस्सा था? सवाल यह भी है कि क्या ये पैसा सत्ता के गलियारों से आया? कोई नहीं जानता, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि बिहार चुनाव से पहले दिल्ली में अमित शाह ने गोदी मीडिया के तमाम पत्रकारों के साथ मीटिंग की और उस मीटिंग में सत्ता के आगे दंडवत तमाम पत्रकार पहुंचे, टॉपम टॉप से लेकर बिहार के यूट्यूबर तक। तब सवाल उठता है कि ये पत्रकारिता के नाम पर सत्ता से सवाल करेंगे या फिर उनकी चाटुकारिता करेंगे, विपक्ष को बदनाम करेंगे। अमित शाह के साथ कथित पत्रकारों की मीटिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं और बिहार चुनाव में इनकी कथित पत्रकारिता देखकर इन्हें निष्पक्ष मत मान लीजिएगा। सोचिएगा कि जो तुर्रम खान अमित शाह की बोटी खाते हैं, यानी सत्ता की फेंकी हुई बोटी खाते हैं, वो सत्ता से सवाल कर पाएंगे क्या? इतना बूता है क्या उनमें? भारत 24 के मालिक जगदीश चंद्रा ने अपनी पूरी जिंदगी यही किया और आज 2-2 चैनल के मालिक हैं। चंद्रा की राजनीति को ऐसे समझिए कि नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होता रहता है। ये वीडियो 2014 के चुनाव नतीजों से कुछ दिन पहले का है। तब जगदीश चंद्रा ईटीवी में थे। इंटरव्यू शुरू होने से पहले एक कर्मचारी मोदी को एक गिलास पानी देता है और पानी लेकर मोदी उसे डांटते हुए कहते हैं, जल्दी बाहर जा। और फिर जगदीश चंद्रा मोदी की चाटुकारिता शुरू करते हैं। कहते हैं कि उनके चैनल ने ईटीवी ग्रुप के अखबार इनाडू को दिए इंटरव्यू को खूब चलाया।
जबकि इस इंटरव्यू ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ा दी थी। रूल है कि वोटिंग से 48 घंटे पहले सभी उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार रोक देना होता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जगदीश चंद्रा ने कहा कि इनाडू को इंटरव्यू देना मोदी का शानदार निर्णय था, क्योंकि आंध्र प्रदेश में इनाडू का सर्कुलेशन 20 लाख से ज्यादा का है और चैनल ने उस इंटरव्यू को 4 बार चलाया, चुनाव से पहले वाली रात को भी। इसके लिए चुनाव आयोग ने चैनल को नोटिस भी भेजा। मतलब मोदी की चाटुकारिता में जगदीश चंद्रा ने कानून की परवाह नहीं की, ऐसी तैसी होने दिया। यही वजह है कि अपने दोस्तों में कातिल के नाम से फेमस चंद्रा ने मोदी सत्ता के 11 सालों में अपना चैनल खड़ा कर लिया। साल 2008 में आईएएस से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर चंद्रा ने ईटीवी समूह के सीईओ के तौर पर मीडिया में एंट्री मारी। भारत 24 की जब लॉन्चिंग हुई तो 15 अगस्त का दिन था और चैनल की लॉन्चिंग में तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपाई आईटी सेल, जिसे झूठ की फैक्ट्री कहा जाता है, उसके मुखिया अमित मालवीय पहुंचे थे। चैनल के प्रचार में जगदीश चंद्रा ने मोदी को द मैन ऑफ यूनिवर्स और युग पुरुष ऑफ द 2019 कश्मीर रिवॉल्यूशन करार दिया था। अब ये जगदीश चंद्रा भारत 24 के मलिकार हैं और साजिया उनसे वसूली कर रही थी कि उगाही कर रही थी, कोई नहीं जानता। मगर जगदीश चंद्रा ने कबूल किया कि वे साजिया से परेशान थे, इसलिए पुलिस के पास गए। नौकरशाही में रहते हुए चंद्रा ने उस मंत्र को सिद्ध किया जिसके लिए वो आज भी जाने जाते हैं, निरंतर और निसंकोच चापलूसी। उनके एक दोस्त ने न्यूज लॉन्ड्री से कहा था कि 1980 और 1990 के दशक में वो जयपुर के प्रभावशाली लोगों को फूल और मिठाइयां भेजा करते थे। चमचागिरी में उनका कोई मुकाबला नहीं कर पाता था। चंद्रा ने जिन लोगों की चापलूसी की उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हैं। चंद्रा की चापलूसी पर गहलोत ने एक बार जबरदस्त चुटकी ली थी और कहा था कि मैं लंदन जाता हूं तो कभी कभी उनका भेजा हुआ फूलों का गुलदस्ता मुझ तक पहुंच जाता है। जब मैं मुंबई में उतरता हूं तो मुझे एक गुलदस्ता मिलता है जिस पर जगदीश चंद्रा लिखा होता है। पत्रकारों को उनसे कुछ सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चंद्रा की चाटुकारिता हमेशा कामयाब ही रही। भाजपा के 2 नेताओं के आगे चंद्रा को मुंह की खानी पड़ी थी। जगदीश चंद्रा की चाटुकारिता का रंग तब और चटक हुआ जब उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेताओं अरुण जेटली और अमित शाह के साथ अपने रिश्तों को चमकाने की कोशिश की। दरअसल 2017 में जी न्यूज से जुड़ने के बाद चंद्रा दिल्ली में ज्यादा समय बिताने लगे। अरुण जेटली के साथ उनकी एक मुलाकात ने लुटियंस दिल्ली में चंद्रा की भद्द पिटवा दी। दरअसल चंद्रा अपने पुराने नुस्खे यानी हाथ में गुलदस्ता लिए जेटली के घर पहुंचे, मगर जेटली ने उन्हें 1 घंटे से ज्यादा इंतजार करवाया और जब मुलाकात हुई तो जेटली ने तल्खी भरे अंदाज में पूछा, तुम्हारा अखबार मेरे पीछे पड़ा है और तुम यहां गुलदस्ता लेकर आए हो। जाहिर था कि चंद्रा की चापलूसी का जादू फेल हो गया, क्योंकि जेटली सिर्फ अपने पालतू पत्रकारों के ही सुनते थे। मगर अमित शाह के साथ चंद्रा का रुख कुछ ज्यादा ही जोशीला था। जी न्यूज में रहते हुए अमित शाह की नजरों में आने को बेताब थे। डीएनए के एक पूर्व कर्मचारी ने न्यूज लॉन्ड्री से कहा कि चंद्रा ने पत्रकारों को शाह की पल पल की खबर रखने का आदेश दिया था। यहां तक कि एक अनुभवी रिपोर्टर को अमित शाह पर पल पल नजर रखने को कहा था। इतना ही नहीं, चंद्रा का सुझाव था कि मोदी के घर के बाहर पेड़ पर कैमरा लगाया जाए ताकि उनकी हर हरकत पर नजर रहे। चंद्रा का यह प्लान भी चौपट हो गया। हाँ, यह बात है कि चंद्रा की चापलूसी की कला राजस्थान के गलियारों में खूब चली, लेकिन जेटली और अमित शाह के मामले में फेल हो गई। लेकिन चंद्रा को सिर्फ गुलदस्ता भेजने का ही शौक नहीं है, वो पट्टी पत्रकारिता के भी जनक है। वो जिस चैनल में भी रहते हैं वहां स्क्रीन पर पट्टी चलती है और इसी पट्टी ने उनके एक खास शौक का भंडाफोड़ कर दिया। न्यूज लॉन्ड्री ने लिखा कि एक बार जब चंद्रा विदेशी दौरे पर थे तो चैनल के कंट्रोल रूम में फोन किया और एक विचित्र पट्टी चलाने के लिए कहा। वो पट्टी सेक्स वर्करों की कीमत को लेकर थी, जैसे कोई जीबी रोड जाए और सेक्स वर्कर उससे ज्यादा पैसे की डिमांड कर दे। मतलब चंद्रा जिस देश की यात्रा पर थे उस देश में ऐसे वर्करों का चार्ज ज्यादा था और ये पट्टी ईटीवी के इतिहास की सबसे विवादास्पद पट्टी थी। अब सवाल यह है कि साजिया ने भारत 24 के टॉप अधिकारियों को दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न की धमकी दी थी तो चैनल के अंदर का माहौल क्या था? पुलिस को इस बात की जांच करनी चाहिए। मजेदार बात यह है कि मोदी के डिजिटल जमाने में भी चंद्रा कैश में ही भुगतान करते हैं और उनके दोस्तों को पता है कि चंद्रा हमेशा कैश ही इस्तेमाल करते हैं। इसे मात्र एक संयोग ही कहा जाएगा कि उनके चैनल की एंकर के घर से भी लाखों का कैश बरामद हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार आवेश तिवारी ने लिखा कि एक एंकर के घर 34 लाख की नकदी मिल रही है। कई पत्रकार फांका कसी की वजह से अपना जीवन खुद ही समाप्त कर रहे हैं। मोदी सत्ता के 11 सालों में गोदी मीडिया का हाल वही है जो देश की अर्थव्यवस्था के मामले में एफडीआई का है। दरअसल भारत में विदेशी निवेश शून्य हो गया है और इसका सारा क्रेडिट
महामानव को जाता है। अब ये मत पूछिएगा कि महामानव कौन है। वैसे ही जैसे भारत में मीडिया की बर्बादी का सारा क्रेडिट भी उसी महामानव नॉन बायोलॉजिकल को जाता है। सच्चाई यह है कि 2014 के बाद भारत में पत्रकारिता करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। मोदी सत्ता ने पत्रकारों को चुप कराने के लिए हर हथकंडा अपनाया। न्यूज क्लिक, BBC, दैनिक भास्कर, द वायर और सिद्दीक कप्पन के खिलाफ कार्रवाई पत्रकारों को खामोश करने की साजिश थी। रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, रोहिणी सिंह, साक्षी जोशी, अजीत अंजुम, दयाशंकर मिश्र और पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे पत्रकारों का चैनल से बाहर हो जाना, इन सब का क्रेडिट मोदी सत्ता को ही जाता है। न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को जेल और प्रांजय गुहा ठाकुरता से ईडी की पूछताछ, सब उन्हीं का कमाल है। मिड डे मील में नमक रोटी का खुलासा करने वाले पत्रकार पवन जायसवाल के खिलाफ मुकदमा हो जाना बताता है कि भगवा की सत्ता को सच से कितना डर लगता है। जनता जानती है कि मोदी सत्ता को पत्रकार नहीं, चाटुकार चाहिए, जो सरकार को डिफेंड करे और विपक्ष को गरियाए। साजिया और रूबिका जैसे लोग पत्रकार तो नहीं हैं और उन्हें मिलने वाले मानहानि के नोटिस इसकी गवाही देते हैं। 2025 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने न्यूज 18 इंडिया और रूबिका लियाकत पर 5 करोड़ की मानहानि का दावा ठोका है। अजय राय का आरोप था कि रूबिका ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर उन्हें गंवार और मूर्ख कहा, जिससे उनकी मानहानि हुई। यही नहीं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए भी रूबिका लियाकत के खिलाफ एक्शन लेने को कहा है। अमिताभ ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहा था कि रूबिका लियाकत विपक्षी नेताओं के साथ अपमानजनक व्यवहार करती हैं, जबकि न्यूज एंकर का रोल बहुत ही जिम्मेदारी भरा होता है, इसलिए रूबिका लियाकत को तत्काल हटाया जाए। सवाल यह है कि जब मोदी सत्ता ही धन्ना सेठों की गुलाम है तो रूबिका के खिलाफ एक्शन कैसे होगा, क्योंकि सब कुछ सत्ता के इशारे पर ही तो हो रहा है और सत्ता के इशारे पर ही रूबिका जैसे चाटुकारों ने भारतीय मीडिया की इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में गोदी मीडिया के चाटुकारों की बखिया उधेड़ दी है, क्योंकि 9 मई की रात को गोदी मीडिया के हर बड़े चेहरे ने पाकिस्तान में तख्ता पलट जैसी मनगढ़ंत खबरें फैलाई जो पूरी तरह से झूठी थी। टाइम्स नाउ नवभारत ने तो ऐलान कर दिया कि भारतीय सेनाएं पाकिस्तान में घुस गई हैं। TV9 भारतवर्ष ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत समाचार ने दावा किया कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बंकर में छिप गए हैं, जबकि जी न्यूज, ABP न्यूज और NDTV ने बार बार दावा किया कि पाकिस्तान के बड़े शहरों को भारतीय सेना ने धुआं धुआं कर दिया है। श्वेता सिंह ने ऑन एयर कह दिया कि 1971 के बाद कराची के लिए 9 मई की रात बुरे सपने की तरह है, जबकि 9 मई की सुबह ही कराची पोर्ट ने लिखा कि कहीं कोई हमला नहीं हुआ है। गोदी मीडिया के इस प्रोपेगेंडा से भारत को जबरदस्त नुकसान हुआ और CDS चौहान ने कह दिया कि सेना का 15% टाइम इस फेक न्यूज की बमबारी का काउंटर करने में निकल गया। सोचिए, अपनी ही देश की सेना का समय बर्बाद कौन कर रहा है, वो भी 15%। तो सवाल यह है कि गोदी मीडिया ने किसके कहने पर प्रोपेगेंडा फैलाया और इससे भारत का कितना भला हुआ। सोचिएगा जरूर, टाइम मिले तो। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।